फरमाया देश की हालत धीरे धीरे इस तरफ जा रही। देखिए, हमारा रूममेट पार्टनर हिंदू था और हम मुस्लिम थे। 30 साल पहले ऐसा कभी महसूस नहीं आया कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। मगर जब 2014 से जब बीजेपी की सरकार आई, आस्ते आस्ते हिंदुस्तान को दो समाज में बांट दी है, हिंदू मुसलमान में। बल्कि पूरे हिंदुस्तानी है, इसमें अपने ये नहीं रहा बल्कि हिंदू का इलाका है या मुस्लिम का इलाका है। आज के हालात ये हो गया, गाँव तक एक हिंदू मुस्लिम इलाके में अपने सामान को ले जाकर नहीं बेच पा रहा है, और मुसलमान हिंदू इलाके में सामान को नहीं लेकर बेच पा रहा है। ये पूरी तरह से 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ये जिम्मेदार है। इसने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है कि देश की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त है, और जब देश की इकोनॉमी ही ध्वस्त है तो रोजगार कहां से आएगा। यानी वो दिखा रहे हैं कि आपके हिंदू जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं, जो हिंदू के माने चरमपंथी लोग हैं, जैसे आरएसएस कह लीजिए, ये चरमपंथी लोग हैं, तो उसके पक्ष में प्रशासन ने माने यहाँ के प्रशासन को तैयार किया, प्रशासन को रखा हुआ है ताकि प्रशासन उसके पक्ष में काम करे, और वो जो है मुसलमानों के प्रति एक समाज में ये जा संदेश जाए हिंदुओं के पास कि प्रशासन भी उन लोगों को सजा देती है, ये प्रशासन तुम्हारे साथ है, ताकि आगे आने दिल में इसी सरकार को तुम चुनो। तो बात नुपुर शर्मा ने अपने द्वारा कहा, इससे एक धर्म आघात हुआ है। जब धर्म आघात होगा, किसी भी धर्म के अनुसार उसके धर्म पे आघात कोई भी आदमी डालेगा। जैसे कोई भगवान के कृष्ण के ऊपर बोले, या भगवान राम के ऊपर बोले, या हजरत मोहम्मद के ऊपर बोले, या गुरु नानक के ऊपर बोले, या गुरु तेग बहादुर के ऊपर बोले, या जिसे उसके ऊपर बोले, तो बोलने का अधिकार हमारे हिसाब से, मेरे व्यक्तिगत राय से, दूसरे कम्युनिटी के लोगों का नहीं है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। हमने देखा कि कुछ महीनों से जो हिंदुस्तान की सियासी हालात है, जो लोगों के लिए बर्दाश्त करने के लायक नहीं रहा है। पहले तो हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम समुदाय को आपस में लड़ाने के जिस तरह कुछ सियासी पार्टियों ने काम किया, पहले मंदिर और मस्जिद के नाम पे, अभी कुछ प्रोफेट मोहम्मद के नाम पे जो कमेंट हुआ, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने, उस मामले पे, और हिंदुस्तान के अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इस मामले में हम दो व्यक्ति से आए हैं बात करने के लिए। एक आपको बता दें, एक समाजी शख्सियत मंटू खान है, जो अपने इलाके में अपने तर्ज पे काम किया करते हैं। एक और व्यक्ति हमारे साथ राजेंद्र सिंह है, उनसे भी हम बात करेंगे। वो भी काफ़ी तत्पर रहते हैं सामाजिक काम करने के लिए, और हालात हाजरा पे बात करेंगे, इनकी क्या राय है अभी जो हिंदुस्तान का जो सिनेरियो है। मंटू जी, इंडिया न्यूज़ में को बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। राजेंद्र जी, आपकी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पहला ये कि सर, जैसा कि हम लोगों ने देखा, पहले ज्ञानवापी मस्जिद, फिर ताजमहल, फिर कुतुब मीनार, मुसलमान रोड पे नहीं उतरे, लेकिन नुपुर शर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उनका एक प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर एक कंट्रोवर्शियल बयान आता है। उसके बाद मुसलमान रोड पर उतरे, तनाजात हुए। यूपी में आपने देखा, रांची में आप सुने होंगे, पश्चिम बंगाल में भी क्या हालत हुआ। एक पुलिस कर्मी अचानक से निकलता है, फायरिंग करता है, 8 से 10 राउंड फायरिंग होती है, 2 व्यक्ति मारे जाते हैं। ये सारा सिनेरियो है, कहाँ देखते हैं आप, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सिनेरियो को आप अगर गौर से इस पर नज़र डालें तो ये सीधा सीधी 2024 पर जाके दिखाई देगा। सामने 2024 में निर्वाचन है पार्लियामेंट का, और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मस्जिद पर जब बात करती है तो मुसलमान आगे नहीं आते हैं, मंदिर पर करती है तो आगे नहीं आते हैं। तो उसने देखा कि कौन सी बात की जाए ताकि हिंदू मुसलमान का पूरा एक सैलाब जो है इंडिया में उभरा है, तो उसने सोची समझी रणनीति के तहत नुपुर शर्मा को आगे किया, और आगे कर करके ये उससे प्रोफेट मोहम्मद पर नाजेबा हरकत, माने जो बात नहीं कहनी चाहिए, उसने कहलाया। वो जानता था बीजेपी, और बीजेपी के जो आरएसएस के लोग हैं वो जानते थे कि हम तमाम काम करेंगे, किसी मुसलमान को मार डालेंगे, मुसलमान उभर के नहीं आएगा, हम मस्जिद को तोड़ देंगे, मुसलमान उभर के नहीं आएगा, हम जो भी हरकतें करेंगे दुनिया के तमाम मुसलमान इस पर उभर करके नहीं आएंगे। मगर हम एक ऐसा बात ले आए, प्रोफेट मोहम्मद हमारे रसूल हैं जिनके शान और बान के लिए हम कुर्बान हो सकते हैं, उस पर लाया जाए तो तमाम लोग आ जाएंगे। उसके प्लान के तहत ही ये काम हुआ, और लोग को आना था। जाहिर सी बात है, अगर बोलेगी हमारे रसूल पर नाजिबा बात, बदतमीजी करेगी हमारे रसूल के साथ, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एकदम साफ बात है। चाहे उसके लिए हिंदुस्तान में हमें सर कटाना सके तो हम लोग अपना सर कटाएंगे। सर काट नहीं सकते हैं तो सर कटा तो सकते हैं, मगर सर कटा करके भी अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मान और मर्यादा को बचाएंगे, और मुसलमानों के भी अजमत को बचाएंगे। राजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा है कि कोई भी कमिटमेंट देने से पहले प्रत्येक लोगों को सोच समझ करके कमिटमेंट देना चाहिए। ये एक देश की बात है और ये एक धर्म की बात है, दोनों भिन्नात्मक है। प्रत्येक धर्म को मनाने के लिए भारत में जन्मसिद्ध अधिकार है, था और रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अनुसार कहा गया है। और हम लोग अननेसेसरी बयानबाजी करने की वजह क्या है, डिफरेंट स्कॉलर लोग आते हैं, अपने स्कॉलरशिप के अंतर्गत हदीस में अपने उस पैरा को लिखते हैं।
लेकिन कुरान में जो लिखा गया है, कुरान से तो हट करके कोई बात ही नहीं। लेकिन हदीस में डिफरेंट, कोई 9 साल बोलता है, कोई 19 साल बोलता है, कोई क्या 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 बोलता है, डिफरेंट डिफरेंट मैटर। उसमें मैं नहीं बहस उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि जबकि उतना अनुभव उस हदीस के विषय में मुझे नहीं है, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ कहने से पहले बार बार ये सोचना पड़ेगा इस पर समाज का क्या असर होगा। जैसे कि नूर आलम साहब आपने सबसे पहले बोले कि ज्ञान बापी मस्जिद ये वो मुस्लिम रोड पे नहीं उतरे। मुस्लिम रोड पे नहीं उतरे। मुस्लिम देखिए, जब तक मैटर इंटरनल भारत का था, हमारे घर की लड़ाई थी, तब तक जो है हमारे घर की लड़ाई थी, इंटरनल मैटर था। और हम लोग सोच समझ कर अपने घर की लड़ाई को अपने चार दीवारी के अंदर जुडिशियरी के तहत, इसके तहत उसके तहत हम लोग निवारण या निस्तारण करने का कोशिश किया गया। लेकिन अब जो बात नुपुर शर्मा ने अपने द्वारा कहा, इससे एक धर्म आघात हुआ है। जब धर्म आघात होगा, किसी भी धर्म के अनुसार उसके धर्म पे आघात कोई भी आदमी डालेगा, जैसे कोई भगवान के कृष्ण के ऊपर बोले, या भगवान राम के ऊपर बोले, या हजरत मोहम्मद के ऊपर बोले, या गुरु नानक के ऊपर बोले, या गुरु तेग बहादुर के ऊपर बोले, या जिस उसके ऊपर बोले, तो बोलने का अधिकार हमारे हिसाब से, मेरे व्यक्तिगत राय से, दूसरे कम्युनिटी के लोगों का नहीं है। जबकि उस पर उतना प्रखंड नॉलेज ना हो, तो ऐसी बेतुकी बयानबाजी करने से न ही सिर्फ देश बल्कि पूरे विदेशों में भारत की छवि धूमिल हो रही है। लोग ये दृश्य देख रहे हैं, और जो हम लोगों की मैत्रीपूर्ण संबंध था उसमें खटास आ रहा है। आने वाले पीरियड में और ज़्यादा खटास होगा। इसलिए बेतुकी बयानबाजी से हम लोगों को पहली बात बचना चाहिए, और जुडिशियरी अपना काम करे, शासन अपना काम करे, और धर्म जो है, प्रत्येक धर्म को मनाने के लिए जन्म सिद्ध अधिकार है। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रत्येक धर्म भली भांत मनाया जाए, और दूसरे धर्म के विषय में अगर जानकारी अतिरिक्त ना हो तो उसमें बेतुकी बयानबाजी करना उचित नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो कंट्रोवर्शियल बयान हुए, सबसे पहले देखा गया कानपुर में दंगे हुए। कानपुर में दंगे के बाद यूपी में सहारनपुर में हुआ, बहुत सारे जगहों पर हुआ, रांची में हुआ। 2 व्यक्ति साहिल और मुदस्सिर मारे जाते हैं उस तांडव के दौरान। लेकिन जो सहारनपुर में जो नौजवान लड़कों को अरेस्ट की पुलिस, उसके बाद थाने में ले जाती है, 3rd डिग्री टॉर्चर करती है, जबकि 3rd डिग्री टॉर्चर करने का पुलिस का परमिशन नहीं होता है। 3rd डिग्री टॉर्चर करती है, बेतहासा डंडे से मारा जाता है लड़कों को, और वो वीडियो बनाया जाता है उस मारने का, और उस वीडियो को बीजेपी का एक एमएलए अपने ट्विटर हैंडल से टैग करता है और वीडियो वायरल होता है। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है पूरी तरह से ये छूट देती है प्रशासन को भी कि आप मुस्लिम के विरोध में कुछ ऐसा काम कर करके वीडियो डालिए ताकि हिंदू खुश हो जाए। ये जब हिंदू देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ प्रशासन माने पुलिस भी इस तरह से कर रही है, तो हिंदू के अंदर खुशी होती है, और ये पूरी तरह से जब हिंदू खुश होंगे तो ओरिएंट होंगे, और ओरिएंट होकर करके बीजेपी के पक्ष में काम करेंगे। मंडू साहब, वो मैंने बोला नहीं, जब वो ट्विटर हैंडल में ट्वीट किए हैं तो उसमें उन्होंने लिखा है रिटर्न गिफ्ट। हाँ, वो दिखा रहे हैं कि आपके हिंदू जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं, जो हिंदू के माने चरमपंथी लोग हैं, जैसे आरएसएस कह लीजिए, ये चरमपंथी लोग हैं, तो उसके पक्ष में प्रशासन ने माने यहाँ के प्रशासन को तैयार किया, प्रशासन को रखा हुआ है, ताकि प्रशासन उसके पक्ष में काम करे, और वो जो है मुसलमानों के प्रति एक समाज में ये जाए संदेश जाए हिंदुओं के पास कि प्रशासन भी उन लोगों को सजा देती है, ये प्रशासन तुम्हारे साथ है, ताकि आगे आने दिल में इसी सरकार को तुम चुनो। भैया साहब, इस बात को आप कहाँ देखते हैं? मैं इस बात को, देखिए, हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, जैसे कि ट्विटर हैंडल में शेयर किया गया, ट्विटर हैंडल में सुनिए, ट्विटर हैंडल में देखिए, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि ट्विटर हैंडल में जो शेयर किया है उसका व्यक्तिगत राय है। इसमें बीजेपी का एमएलए है, बीजेपी का एमएलए है, ना कि बीजेपी का एमएलए है, ना कि वो हिंदू का एमएलए है, ना कि वो मुस्लिम का एमएलए, ना कि वो सिख का एमएलए, ना कि वो ईसाई का एमएलए, वो बीजेपी का एमएलए है। और बीजेपी का एमएलए या किसी भी पार्टी का जो भी एमएलए हो, उसके ऊपर एक्शन लेना पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जहां बात टोटल कम्युनिटी की आती है, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य द्वारा कह दिया हूं कि बेतुकी बयानबाजी किसी भी धर्म के लोगों का हो, चाहे वो जिस धर्म से बिलोंग करते हो, उनको ये चाहिए कि कम से कम जिस सब्जेक्ट के विषय में मैं जानकार नहीं हूँ उस सब्जेक्ट में बेतुकी बयानबाजी करना उचित नहीं है। राजेंद्र जी, बीजेपी का एक बहुत मूल मुद्दा रहा है, और आए दिन देखिएगा ये बयान आते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, अगर अभी आप नहीं जाओगे तो आपका भला नहीं होगा। आप जिस जगह से आते हैं 99.9% आबादी मुसलमानों की है, आप कितना खतरे में? देखिए, मैं खतरे में नहीं हूँ, और जो हिंदू के खतरे की बात करते हैं, जो मुस्लिम के खतरे की बात करते हैं, हम लगता है इंडिविजुअल वही खतरे में नजर आते हैं, क्योंकि उनका बेनिफिट नहीं होता है।
वो कुछ सेल्फ बेनिफिशियल लोग होते हैं जो इसको ह्यूमैनिटी में फैला देते हैं और सेल्फ बेनिफिट करके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों की बात है, टोटल कम्युनिटी की बात ऐसे कभी भी नहीं आती है। आप कहीं भी देख लीजिए। आप मंडू साहब इस पर क्या रखना चाहेंगे? ये आईना है, सदाकत बयान करती है, इसमें है अधिकारियां नहीं चलती, अधिकारियां नहीं चलेगी जो प्रधानमंत्री अधिकारी कर रहे हैं। आप एक सवाल को अपने एक बार दोहराइए। जिस तरह से बीजेपी हमेशा मुद्दा उठाती है कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, अगर हिंदू अभी भी नहीं जाएगा तो आने वाले वक्त में हिंदू तो क्या हिंदुस्तान के सारे लोग क्या बेवकूफ़ हैं? इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, इस देश के तमाम मुख्यमंत्री हिंदू, इस देश के टोटल डीजीपी एजीपी जितने प्रशासनिक लोग हैं हिंदू। उसके बाद हिंदू कहाँ से खतरे में हो गया, हमको समझ में नहीं आता। हिंदू तो किसी एंगल से खतरे में है ही नहीं हिंदुस्तान के, अनेक मुसलमान खतरे में हैं, सभी लोग सुरक्षित है। अगर खतरे में कोई है तो सब बीजेपी की सरकार खतरे में है। ये अपने खतरे को बचाने के लिए इसलिए प्रावधान लाती रहती है कि हम कुछ ऐसा एक्टिविटीज करते रहे जिससे हम बचे रहें। खतरे में यहाँ का ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये अपनी जगह पर ठीक समाज बना करके रहते हैं और रहेंगे। अगर खतरा किसी पर है तो बीजेपी की सरकार पर है, वो अपने इस कूटनीति को नहीं बंद करेगी तो देश जो है विभाजन की तरफ जा रहा है। देश आरएसएस की एक्टिविटीज को नहीं बंद किया जाएगा तो देश विभाजन की तरफ चला जाएगा। सरकार अपनी बेरोजगारी, महंगाई का जो दर बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहे हैं, सरकार अपनी असफलता को छुपाने के लिए इस तरह का टास्क देती है नौजवानों को। सरकार पूरी तरह से तमाम अंधेरे में लोगों को रख रही है, इसलिए कि देखिए अब महंगाई का दर कहाँ पर है, देखिए बेरोजगारी कहाँ पर, नौकरियां है नहीं, तमाम लोग बेकार है। अगर ये मुद्दा उभर के आएगा तो सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। सरकार के खिलाफ किसी तरह का आंदोलन ना, इसलिए धार्मिक मुद्दा को ला करके सामने रख देती है, लोग आपस में लड़ते रहे और सरकार अपना चुप से अपने प्रशासन को चलाता रहे और लोग इस पर नजर न डाले। मेन मुद्दा उसका ये धार्मिक मुद्दा लाने का, और कोई वजह नहीं है। रंजन साहब, ममता बनर्जी का एक ट्वीट आया था प्रोटेस्ट को लेकर, जब फ्राइडे को बात हो रही थी प्रोटेस्ट को, फ्राइडे से पहले थर्सडे को धर्मतला मैदान में जाम कर दिया गया था। उसके अलावा और हावड़ा पांसला आपका आंकड़ा उस तरफ में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ था। ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया था कि जिसको प्रोटेस्ट करना है वो दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली जाकर के प्रोटेस्ट करने से फ़ायदा नहीं होगा। क्या कारण फ़ायदा नहीं होगा कि हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के नेताओं को, जैसे हम कमाटी टाउन में रहते हैं तो अगर मुझे कोई प्रोटेस्ट करना होगा तो हम कमाटी म्यूनसिपल में जाकर के करेंगे, ना कि पानीहाटी म्यूनसिपल में जाकर के करेंगे। और वहाँ पे मेरा सुनने वाला कौन सा होगा? तो मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, इसलिए बंगाल में प्रोटेस्ट करेंगे। और चूंकि चीफ मिनिस्टर बोल रही हैं तो चीफ मिनिस्टर को लीडरशिप करके, चीफ मिनिस्टर हम लोगों का लीडरशिप करें और लीडरशिप करके तमाम लोगों को लेकर के चल करके दिल्ली में जंतर मंतर के सामने प्रोटेस्ट करें। बंगाल के तमाम वासी उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें जोर देकर के कह रहा हूँ कि सभी बंगाल के वासी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनके आंदोलन में हम लोग शरीक रहेंगे। अभी आज ममता बनर्जी का एक और बयान आया है, जिस तरह से रांची में वीपी में जो फसाद हुए, जो हावड़ा में भी हुआ, हावड़ा में गुज़श्ता कल से नेट बंद है, आज भी बंद है, कल सुबह के बाद इंटरनेट सेवा चालू होगा। तो ममता बनर्जी का बयान आया, ये जो भी फसादात हुए हैं पूरा जिम्मेदार इसका बीजेपी है। आपको क्या लगता है सर? ये दोनों यहाँ पर ममता बनर्जी 100% सही है कि ये पश्चिम बंगाल को डिस्टर्ब करने के लिए बीजेपी अपना हथकंडा अपनाता है और ये फसाद के पीछे बीजेपी का ही हाथ रहता है। बीजेपी मतलब आरएसएस के संगठनों का हाथ रहता है। बीजेपी पार्टी तो डायरेक्ट फसाद करती नहीं है, मगर आरएसएस संगठन जो बीजेपी से बिलोंग्स है वो लोग फसाद कराते हैं, फसाद करते हैं ताकि किसी तरह देश में हिंदू मुसलमान बना रहे और हम अपनी सत्ता को चलाते रहें। इसमें कहीं ममता बनर्जी का दो राय नहीं है, जिन्होंने कहा है ये 100% सही है। हावड़ा जिला कई जगहों पे 144 लगा हुआ। कल बीजेपी का जो हिंदुस्तान पश्चिम बंगाल का जो प्रवक्ता है डॉक्टर, वो गए थे वहाँ पे मिलने के लिए, उनको रोका गया। उन्होंने कहा कि जो तृणमूल सरकार है जुल्म बर्बरियत करिए, हमें लोगों से मिलना नहीं दिया जा रहा है, जबकि वहाँ पे 144 लगा हुआ है। और तृणमूल का कहना है कि जो सारे फसादात हो रहे हैं, सारे जो मामला गड़बड़ है, वो सारे की सारे जिम्मेदार बीजेपी है। आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, 144 लग जाने से, जुल्म हो जाने से कम भेंट नहीं करने देने का, ये बात जो ममता बनर्जी का जो चूंकि कानून के दायरे के अंतर्गत अभी आग लगा हुआ है, उसमें जाकर के उनका इन्वॉल्वेशन होगा, आग भयंकर रूप ले सकता है, इसलिए वो उनके कहने का तात्पर्य। इसी प्रकार से तो कांग्रेस के एक लीडर श्रीमती प्रियंका गांधी जी को हाथरस के कांड में नहीं जाने दिया गया, ताकि वहाँ पे और भड़क ना जाए। तो उनको तो खुद सोचना चाहिए, जो बीजेपी के लीडर हैं, कि ऐसे उनके खुद के स्टेट में इस प्रकार से काम करते हैं और दूसरों के स्टेट में एंट्रेंस लेने की कोशिश करते, तो ऐसा कैसे होगा? एक मुल्क में दो नीति कैसे चलेगी? मंडू साहब, हमारा आखिरी सवाल, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जो 2 करोड़ रोजगार देने के वादे थे, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है आने वाले दिन में, और हम लोग सिर्फ मजहब के नाम पे आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू है तो मुस्लिम भाई से नफरत कर रहा, मुस्लिम है तो अपने हिंदू भाई से नफरत कर रहा। एक हिंदुस्तानी होने का जो बात होता है एज एन इंडियन, वो भूल गया है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद सालों में हम लोग श्रीलंका के होने के राह पर हैं। आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल फरमाया, देश की हालत धीरे धीरे इस तरफ जा रही है। देखिए, हमारा रूममेट पार्टनर हिंदू था और हम मुस्लिम थे। 30 साल पहले ऐसा कभी महसूस नहीं आया कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं।
मगर जब 2014 से जब बीजेपी की सरकार आई, आस्ते आस्ते हिंदुस्तान को दो समाज में बांट दी है, हिंदू मुसलमान में, बल्कि पूरे हिंदुस्तानी है इसमें। अब ये नहीं रहा बल्कि ये हिंदू का इलाका है, ये मुस्लिम का इलाका है। आज के हालात ये हो गया, गांव-गांव तक एक हिंदू मुस्लिम इलाके में अपने सामान को ले जाकर नहीं बेच पा रहा है, और मुसलमान हिंदू इलाके में सामान को नहीं लेकर बेच पा रहा है। ये पूरी तरह से 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ये जिम्मेदार है। इसने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है कि देश की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त है, और जब देश की इकोनॉमी ही ध्वस्त है तो रोजगार कहां से आएगा? रोजगार या कारोबार या जो भी एक देश के इकोनॉमिक पे डिपेंड करता है। पूरा देश का इकोनॉमिक टूट चुका है, चरमरा चुका है, और आस्ते आस्ते ये हालात है कि लोग आस्ते आस्ते बेकार होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि श्रीलंका की आबादी कम थी, यहाँ हिंदुस्तान की आबादी उससे कई गुना ज्यादा है। श्रीलंका से भी बदतर हालत होगा, और नेता लोग रोड पर लंगे करके खदेड़ के मारे जाएंगे। हम लोगों का स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो बनता था, डिफेंस का गन्स बनता था, AK-87 के जबलपुर व्हीकल्स बनते थे, जो कुछ भी है, ये टोटल इंडस्ट्रीज को हम लोगों का ये जो था, ये लोग प्राइवेट कंसर्न को दे रहे हैं। चूंकि प्राइवेट कंसर्न को दे रहे हैं फॉर कंट्रेक्चुअल बेस पे दे दें। जब कंट्रेक्चुअल बेस पे चलेगा तो जो बेनिफिशियर बिजनेसमैन है वो सिर्फ बेनिफिट देख करके उसको बंद कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ मंटू खान और राजेंद्र सिंह थे, वो अपनी बातें रख रहे थे। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम पहले देखा करते थे कि हम एज ए हिंदुस्तानी हुआ करके बात करा करते थे, हम हिंदुस्तानी होकर के लोगों से मिला करते थे। लेकिन आज जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, आज हिंदुस्तानियों को मजहब के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांट दिया है। और आज पहले जो मोहब्बत हुआ करती थी, आज वो मोहब्बत नफरत में तब्दील हो चुकी है। गुज़श्ता चंद दिनों से हम लोग देख रहे हैं किस तरह मजहब के नाम पर सियासत हो रही है, और नौजवान लड़के इस सियासी पार्टियों के शिकार हो रहे हैं। अब हमारे नौजवानों को देखना है हम इन पॉलिटिशियन का शिकार बनेंगे या अपना फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। अगर आपको हमारी मुहिम अच्छी लगे तो हमारे न्यूज़ को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ हमें बयान देना चाहते हैं, हमें एडवाइस देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।